नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक और बड़ा और अहम दिन। आज के दिन तीन बड़े मामलात हैं जो हम टेकअप करना चाहेंगे। एक तो तफसीली फ़ैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 70 पेजेस पर मबनी 8 जज साहिबान ने मखसूस नशिस्तों के मामले को तय करते हुए जो कुछ शॉर्ट ऑर्डर में कहा, अब वो 70 पेजेस पर मबनी एक तवील कानूनी बहस के बाद हमारे सामने आया है। जज साहबान ने वजाहत से बताया कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल ना देने का अमल जो है इस तमाम बहरान का बायस बना। उन्होंने ये बताया कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मेंबरान दिए गए थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन्होंने ये बताया कि कैसे आरओज़ ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम दुरुस्त नहीं किया और कानूनी और आइनी मामलात को पामाल किया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे पास ये मामला आता है तो ये एक इलेक्शन की पिटिशन नहीं है, ये सिविल पिटिशन नहीं है, इसके साथ बुनियादी हकूक़ जुड़े हुए हैं और जब बुनियादी हकूक़ जुड़े हुए हों तो ये जुडिशरी की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तशरीह ऐसे करे कि उसके अंदर मज़ीद जान पड़ जाए। जो नकाद है वो कहते हैं कि जान डालते डालते बहुत सारे आइनी मामलात की जान निकाली भी है। मसलन आइन के अंदर तरमीमी तशरीह जो है वो आप नहीं कर सकते, वो पार्लिमान का हक है। बहरहाल ये 70 पेजेस पर मबनी जजमेंट हमारे सामने आई। इसके अंदर भी एक और भी मामला है कि जो 3+2 जज साहिबान ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था पहले, और उनके ऊपर पहले तो हल्के हल्के और उसके बाद बड़ी तेज़ तनकीद भी की गई, जो बड़ा रेयर है, होता नहीं है। जो डाइसेंटिंग नोट्स होते हैं उनका एहतराम वाजिब होता है और आप अमूमी अपनी तफसीली फ़ैसले में उनका जिक्र कर देते हैं, लेकिन उनको तख्ता मश्क नहीं बनाते। इस फैसले के अंदर नकादों की नज़र में ये हुआ। इसके साथ नाज़रीन एक और मामला भी हुआ और वो ये कि जो जज साहिबान 3 मेंबरान पर मबनी कमेटी है जो बेंच बनाती है, उसके अंदर हुकूमत ने तरमीम की प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए और आज उसका पहला इजलास हुआ। उस इजलास में चूँकि एक नई कमेटी बन गई है और 2 सीनियर जज साहिबान के बजाय चौथे नंबर के जज को रखा गया है तरमीम के बाद, जिसके ऊपर सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया और 2.5 पेजेस पर मबनी एक ख़त तहरीर किया जिसके अंदर बराह रास्त निशाना बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। निशान समराज ये नहीं है क्योंकि सियासी तनकीद नहीं है, लेकिन आइनी मारूज़ात को सामने लाते हुए तनकीद की गई। इसी दौरान 8 जज साहिबान के फ़ैसले से इख्तलाफी नोट जो था एक जस्टिस याहिया अफरीदी का वो भी जारी हुआ। बुनियादी बात जो इस प्रोग्राम में हम करेंगे, जिसके मेहमानों का तारुफ मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ, वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा है कि मुल्क के अंदर मुतअद्दद आइनी बहरान है। मुतअद्दद का लफ्ज़ मेरा है, आइनी बहरानों का जिक्र किया है, प्लूरल में उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्राइसिस का जिक्र किया है उन्होंने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वाक़तन क्या पाकिस्तान इस वक्त एक गंभीर आइनी बहरान या बहरानों का शिकार है? अगर है तो उसका फ़ैसला कहाँ पे होगा? पार्लिमान में होगा, 8 जज साहिबान करेंगे, चीफ जस्टिस की कोर्ट होगी, फुल कोर्ट होगी, मामला कहाँ पर चलेगा? इस इशू को टेकअप करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका शुक्रिया। उनके बराबर में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीक़ी साहब, सहाफ़ी तज़कियाकार, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, आपका शुक्रिया। और उनके साथ राना आतिफ़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, आपका भी शुक्रिया। हमें अहमद बिलाल महबूब साहब, तज़कियाकार, सरबराह पिल्डेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आइनी मामलात जो हैं आइनी नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पर जमहूरी मामलात हैं और इसके अंदर लोगों का हक़ राय दही भी इन्वॉल्व है। वो भी देखना होगा कि उस हक़ के ऊपर बिलाल साहब क्या बात करते हैं। तो बिलाल साहब, अगर मैं अज़हर कैनी साहब, अगर मैं आपसे, बिकॉज़ देयर टू बिलाल सर, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूं तो जब सीनियर प्यूनी जज जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अंडर 2 मंथ्स, जब वो ये कहते हैं कि मुल्क शदीद बहरान का शिकार है और वो कमेटी जिसके अंदर से बेंच बनने हैं, जिन्होंने तमाम मुकदमात सुनने हैं, वो उसके इजलास में ही शिरकत नहीं करते और वजह बनाते हैं वो ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत ने पास किया और आपकी हुकूमत ने बड़ी चाहत से उसका इजरा किया। डू यू फील रिस्पॉन्सिबल के इन एनी वे के जो वो बहरान का जिक्र कर रहे हैं उसका आगाज़ उस ऑर्डिनेंस से हुआ जो आपकी हुकूमत ने अप्रूव करके जारी किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मेरा ख्याल है अगर तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र करें, कॉन्टेक्स्ट कोई बात सामने आएगी तो
देखेंगे यकीनन। ही इज़ इन अ वेरी सीनियर एंड एलिवेटेड पोजीशन, और अगर उन्होंने कोई ऐसी राय का इजहार किया तो यकीनन कोई वजूहात होंगी और उसके ऊपर एक बहस हो सकती है। जहाँ तक बात है देखिए ऑर्डिनेंस की, एंड आई डोंट थिंक इफ ही इज मेंशन्ड मल्टीपल क्राइसिस देन एन ऑर्डिनेंस दैट वाज पास्ड अ फ्यू डेज अगो कैन बी द ओनली रीजन फॉर हिम टू से सच अ थिंग। बहरहाल जहाँ तक ऑर्डिनेंस का जिक्र है, देखिए मुझे तो पहले इस बात की खुशी है कि वो लोग जो 2 साल पहले हमसे लड़ रहे थे कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रहना चाहिए, आज वो ये कह रहे हैं कि 3 जजेस के पास रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए ये मेरे नज़दीक तो एक लॉ जब ये आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई थी, फ़र्द वाहिद 3 की ताकत की, और मेरे नज़दीक मेरी राय में इसमें एक मज़ीद इंप्रूवमेंट है। ये ग्रांटेड के ऑर्डिनेंस इज़ ए टेम्प्रेरी मेजर और लेजिस्लेशन जब होगी तभी ये परमानेंट होगा, मगर एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है कि पहले 3 जजेस फिक्स थे, आपके चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज एंड देन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, बट इससे अब it allows कि other members of the court, other Supreme Court judges also get to be a part of that committee, and also कि अगर किसी वजह से एक जज ना भी मौजूद हों, जजेस छुट्टियों पर भी जाते हैं एक्सेट्रा, तो इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी को कमेटी फाल रहे। अच्छा, कमाल बात है आज एक जज मौजूद नहीं था, मतलब आज उन्होंने इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। सो आई डोंट नो, कयूम साहब हमें बाद में बताएंगे कि फिर कमेटी की कंपोजिशन क्या है, लेकिन आपका मानना ये है कि सबसे पहले तो मास्टर ऑफ रोस्टर होता था, यानी चीफ जस्टिस के बारे में कहते थे कि वो मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब ने ही ये तहरीर की थी, और ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि आज जब तब्दीली आई है तो जस्टिस मुनीब ही निकले हैं इस कमेटी में से। लेकिन मास्टर ऑफ उसके बाद 3 जज साहबान, एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और अब जो है चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और कोई भी और जज। आप कह रहे हैं तो ये बेहतरी बनाने का ख्याल आपको इसी वक्त क्यों आया? नहीं देखिए, वो ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ इस हद तक महदूद तो नहीं है, लेकिन ना लॉज आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द नीड। आई थिंक कि फ़र्द वाहिद से ताकत 3 जजेस तक जाना एक इंप्रूवमेंट थी, और उस लॉ के अंदर हालात को मद्देनजर रखते हुए मजीद फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मजीद इंप्रूवमेंट आई है। दिस इज़ द वे आई सी इट। दूसरी बात ये थी, देखिए जहाँ तक उस ऑर्डिनेंस का जिक्र है, ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये शिक नहीं, ऑर्डिनेंस में और भी चीज़ें हैं जिसमें केसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुनने की बात भी हुई है, ताकि लोगों के जो केसेस ज़ेर इल्तवा रहते हैं वो ना रहे, और अगर किसी वजह से आउट ऑफ टर्न दिया जाए ट्रांसक्रिप्शन है। उसके अलावा 184(3) जहाँ पे सुओ मोटो इन्वोक होना है तो उसकी वजूहात आपने जस्टिफिकेशन फराहम करनी है। तो दीज आर ऑल थिंग्स mostly people have agreed should exist। और अगेन ये आई थिंक अभी इनैक्ट हो गया या प्रोमलगेट हो गया ये ऑर्डिनेंस, बाद में ये बिल की सूरत इख्तियार करके दोनों असेंबलीज, दोनों हाउसेज अगर पास करेंगे तो ही ये परमानेंट। अच्छा, मैंने बतौर तजियाकार जो है ना बाद की बातों का तजिया करना छोड़ दिया, मुझे ये भी पता कि अगले 12 घंटे में क्या होना। लेट मी ब्रिंग इन आतिफ साहब हियर। तो आतिफ साहब, आपकी जमात उन्होंने हवाला दिया है बिलाल अज़हर कियानी ने, आपकी जमात ने जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था तो उसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया था। उस वक्त ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस के पास कुल्ली तौर पर इनफरादी ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाए, और हमने देखा साकिब निसाब साहब की बेंच के अफराद से ख़ास मोहब्बत थी और 3 जजेस के साथ ही वो कोर्ट चलाया करते थे। फिर उसके बाद 3 जजेस आ गए, अब उन 3 जजेस में से एक जज की तब्दीली है, तो आपकी जमात का मानना ये है कि ये बहुत बड़ा सियासी और आइनी बहरान क्रिएट करने की कोशिश की है। वाई इज़ दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जब भी किसी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं तो टाइमिंग, ठीक, जो सीक्वेंस है उसका, और जो उसके पीछे रीज़न है। देखिए ये चीज़ें कब होनी शुरू हुई हैं, और उन्हीं का ये था। और आप देखें कि जब ये अब चीज़ें ये हो रही हैं, और एक अमूमी तासुर ये है कि जो 12 जुलाई की जजमेंट आई है, जो कुछ जजेस ने जो जजमेंट जो आई है कि PTI की ही वो रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, और उससे पहले मेंबरान भी PTI के होने चाहिए, अगर उससे पहले PTI एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए जो मैं और उसकी जो रीज़न मैं मैं बात कर रहा था, टाइमिंग, सीक्वेंस एंड द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। अब वो जो 12 जुलाई की जजमेंट आई जो कि मेजॉरिटी जजमेंट थी, उसमें ये कहा गया कि ये जो सीट्स हैं, जो रिज़र्व सीट्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या अफरीदी ने भी लिखा है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये सुन्नी दे दिए, ये बनती भी नहीं है, ये बनती PTI की है, ठीक है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कंप्लीट जस्टिस का भी हवाला दिया कि आर्टिकल मेरा ख्याल 17 है जो कंप्लीट आर्टिकल के बहस, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, 187, सॉरी, थैंक यू। तो वो आप तो उसके पीछे देखें, तो अब ये देखें कि इस मौके के ऊपर जब इतना मैं एग्री करता हूँ, और आप, मेरा ख्याल है कि अब मुल्क के अमूमी हालात देखें जो पिछले हफ्ते हुआ कि मुल्क के अंदर मैं तो इसको और आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये वी आर इन स्टेट ऑफ पोली क्राइसिस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी है, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक क्राइसिस है,
और इसके अलावा सोशल क्राइसिस भी है। देखें कि जिस तरह आप देखते हैं जिस तरह की चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, तो पूरी तौर पे इत्तेफाक करते हैं जो बयानिया है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आइनी बहरान है, तो बहरान बहुत एग्जिस्ट करता है, डीपन हुआ है ऑर्डिनेंस के आने के बाद या पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये ज़रा सामने आ रहा है, ये भी तो हो सकता है सामने आ रहा है। तरह साहब मैं हल्के में भी लोगों के पास जाता हूँ और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम इस इशू के ऊपर जितनी सेंसिटाइज हुई है और वो समझते हैं कि इस टाइम ये बहुत बड़ा आइनी क्राइसिस, देखें वो हमें सीटें दी जाती हैं, हम उसका देखें एक उसका बैकग्राउंड है, 39 सीटें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तकरीबन 2.5 माह हो गए डिफाई किया जा रहा है। ये देखें ये भी पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें, उन्होंने कहा 39 को उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, 41 लोगों ने जो एफिडेविट दिए उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हमने इसके बारे में पूछना है। उस दौरान एक कानून साजी कर दी गई और सो में सो के स्पीकर साहब ने अब क्या किया, इन द एंड उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद। अच्छा, अगर मैं आपसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ और बात को आगे लेके चलेंगे, ये जो मफरूज़ा है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान करते हैं वो आइनी है, उसके अलावा साहबान करते हैं वो गैर, मैं वैसे मफरूज़ा है वो गैर आइनी है, जो इलेक्शन कमीशन करता है वो गैर आइनी है, जो स्पीकर करता है वो गैर आइनी है, जो पार्लियामान करती है वो गैर आइनी है, जो सदर करता है वो गैर आइनी है। ये मफरूज़ा किस हद तक दुरुस्त है नहीं, मैं आई लीव दैट टू यू एज अ पॉइंट, बट फॉर पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन करीम साहब, बहरान तो है? मुझे तो कोई बहरान नजर नहीं आता। ये जजिस कमेटी के इजलास से पहले तक कोई बहरान नहीं था। अगर कोई बहरान होता तो 8 जज साहबान जो है वो अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो इस मुल्क के अंदर जन्म ले चुका है। तो खत की हद तक आप कह सकते हैं? खत की हद तक है, लेकिन वो खत उस कमेटी के बारे में है जिसने बेंच बनाने हैं। उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस के बावजूद आप इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने से इज्तनाब कर सकते थे, लेकिन आपने फौरी कर लिया। देखें, बात यह है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो बंदयाल साहब कहते थे कि अमल दरामद ना करो, और ये जज साहबान कहते थे अमल दरामद करें उसके ऊपर। आज भी एक कानून आया है, जज ये तो कह सकता है कि ये कानून मेरे सामने आया, ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव या इंतजामी साइड के ऊपर आप एक लेजिस्लेशन के ऊपर आप एक ओपिनियन अपना दे रहे हैं। कल को अगर ये लग जाता है आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आप तो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अब फुल कोर्ट बेंच कैसे बनाया जाए? सो मोटो नोटिस लिया जाए, इसका लेजिस्लेशन के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब ये चैलेंज हो गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपको वहाँ पे भी एतराज़ात लगे थे और अज़हर सिद्दीक़ साहब की हो गई है। आपको जो इंतखाबात वाला जो पहला वो था उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा था, सिद्दीक़ साहब गुजारिश ये है कि जब सीनियर प्यूनी जज जो अगला चीफ जस्टिस बनेगा अंडर 2 मंथ्स अपने मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर उस किस्म का अदम एतमाद का इजहार करता है, आईनी और कानूनी चीजों साइड करते हुए, देखिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कहते हैं अगर वो नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिव फुल कोर्ट एग्जीक्यूटिव साइड पर बुलाया जाए। सर देखें, ये 3 सिचुएशंस दे रहे हैं। फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए। 1 साल हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये उस कमेटी के मेंबर हैं, कभी 3rd नंबर पे थे, फिर अब 2nd नंबर के ऊपर हैं। जो ये कह रहे हैं कि उसमें हमने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब जो भी होगी वो इंतजामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग में इसके रूल्स जो हैं वो मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है, आपका मानना है कि कोई बहरान नहीं। अच्छा चलिए, वो तो सवालात आप उठाएंगे, लेकिन जरा मैं चलता हूँ बहरान वाला सवाल लेके बिलाल महबूब साहब। बिलाल साहब, यहाँ पे बिलाल अजहर कियानी साहब का ख्याल है कि तशरीहाती तौर पर बहरान है। सिद्दीकी साहब को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि बहरान नहीं है जब तक ये ख़त नहीं आया। आतिफ साहब कह रहे हैं कि बहरान गहरा है, वो पोली क्राइसिस का जिक्र कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक, बहरान है या नहीं है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरे ख्याल में ये कहना कि बहरान कोई नहीं है तो ये तो गैर हकीकत पसंदीदा बात होगी। मेरे ख्याल में बहरान है जब जज एक दूसरे के ऊपर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हों जो नॉर्मली बहुत पोलाइट नहीं समझे जाते। जब जज बाइकआउट कर रहे हों जुडिशल किसी फोरम का, तो इसका मतलब है कि क्राइसिस तो है। और जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट 2 मुतज़ाद बातें इलेक्शन कमीशन को बता रहे हों कि आपने इस तरह से अमल करना है, तो बहरान तो है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बहरान है। लेकिन आप ये सवाल पूछ रहे थे मंसूर अली शाह साहब का, अगर मुझे इजाज़त दें तो मंसूर अली शाह साहब ने जो
कमेटी के ऊपर एतराज़ात किए हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत वज़नी हैं, बहुत मुनासिब हैं। उनका ये कहना कि आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, अगर आपके चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे तो वही सही कायदा था, और अगर ऑर्डिनेंस आ भी गया था तो चीफ जस्टिस साहब को उसी का एहतराम करना चाहिए था। उनकी बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जब कानून बन गया है, जिस फोरम को कानून बनाने का इख्तियार है, ऑर्डिनेंस अगरचे बहुत नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन बहरहाल उसका आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डिनेंस जो है वो उसका दर्जा कानून के बराबर है, तो ऑर्डिनेंस आ चुका है। अब उनका इस फोरम से बाइकआउट करना बिल्कुल नामुनासिब है, उनको इसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया है, उनको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि उसको बाइकआउट कर दें। ये बाइकआउट किस्म की चीज़ें पार्लियामेंट में तो चलती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाइकआउट करना को गैर मुनासिब सा लगता है। अच्छा, ज़रा इसके ऊपर वापस आते हैं। बिलाल साहब, आपकी एक हुकूमत है जो अभी 1 हफ़्ता पहले बिल्कुल एक आइनी तरमीम करवाने के करीब पहुंच गई थी। मतलब यू डिडंट हैव द नंबर्स, लेकिन आपने लोग काफ़ी इकट्ठे कर लिए थे, जिससे मुराद ये है कि आप आइनी तरमीम करवा सकते थे। ये आपकी स्ट्रेंथ भी थी। नहीं हो सके, नंबर पूरे नहीं हो सके, उस बहस में हम नहीं जाते हैं। उस हुकूमत के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून साजी करने की क्या ज़रूरत है? आपने अमेंड करना है तो जिसके वजह से एतराज़ात उठते हैं। मतलब आपने इंटेंशन का जिक्र किया, सीक्वेंस का जिक्र किया, टाइमिंग का जिक्र किया, व्हाई एन ऑर्डिनेंस? तो साहब देखिए, ऑर्डिनेंस एक तो आप देख लीजिए, मुवाजना कर लीजिए कि हम कितने ऑर्डिनेंसेस लाए कंपेयर टू जो पीटीआई की हुकूमत थी। हमारे इंस्टेंसेस ये मुकाबला जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आरिफ अलवी साहब ने लगाई भी थी माशाल्लाह जी, तो वो उसका तो खैर मुकाबला नहीं है। आज वो कहते हैं एक 100 सुनार दी 1 लोहार दी। मतलब आपने एक ही ऑर्डिनेंस के साथ देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस तरह केसेस का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना, 184(3) के अंदर रीजंस देना, ये तो वो चीज़ें जिसके ऊपर लार्जली जुडिशरी एज आई माय अंडरस्टैंडिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल हैव फेल्ट कि दिस इज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल बार्स की रेजोल्यूशंस रही हैं एज आई अंडरस्टैंड इन द पास्ट, ये चीज़ें मांगते हुए, तो दीज आर इंप्रूवमेंट्स एंड इन एनी केस तो कानून देखिए ले आते हैं, कानून भी आएगा, कानूनी तौर पर तब्दीली नहीं, जब असेंबली सेशन में आएगी कानून तो ये परमानेंट लॉ तो तभी बनेगा जब दोनों हाउसेस से गुजरेगा। बिल्कुल, ये तो आपने 2 सेशन बुलाए रखे, उनको जकड़े रखा, 72 घंटे, उसको उसके अंदर 24 घंटे और ऐड करते तो पास करवा असेंबली का सेशन फिर से आ जाएगा, 1-2 हफ्ते की बात है, बिल होगा, असेंबलीज में डिस्कस होगा, स्टैंडिंग कमिटी में जाएगा, जो एक प्रोसीजर है। लेकिन आपका मानना ये है कि आप इसको ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट करेंगे लॉ में? नहीं देखिए, वरना तो है ही टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट ना जी। देखिए ये तो टू बिकम लॉ, ये तो होता ही। 90 दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत तवील दिन, बहुत तवील अरसा बन जाते हैं, हमें तारीख से अंदाजा है। दूसरी 90 दिन जो है। दूसरी बात ये है कि जो मैं बड़ी केयरफुली इस पे कमेंट करूंगा। मंसूर अली शाह साहब जो मामला कर रहे हैं, मेरे नज़दीक देखिए कानून बनाने की लॉजिक हुकूमत देनी है, अंदर चीफ जस्टिस उसको किस तरह एक्सरसाइज करता है, दूसरे जजेस उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए आपको याद है जब 4-3 और 3-2 का फैसला हुआ था इलेक्शंस के हवाले से, तो हमने उस टाइम पे ये नहीं कहा था कि कौन सा फैसला, हमने कहा था कि एक पूरा फुल कोर्ट इनका उस गिनती पे आपस में एग्री नहीं कर रहा था, और हम बार बार उमर अत्ता बंदयाल साहब से ये कहते थे कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। तो दिस इज अ मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आई होप दे मंसूर साहब कहते हैं फुल कोर्ट बनाए, तो आपको फिर आज इत्तेफाक करना होगा ना उससे? जी, जब जस्टिस मंसूर कहते हैं कि इस मामले को तय देखिए वो एक अभी बुनियादी तौर पे क्या है, एक कानून है जिसके तहत एक कमेटी बनी है, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, उसके ऊपर एक जज ने इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करते हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, और उनका मामला ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर क्या किसी एक पीस ऑफ लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको वो भी एक आईनी मामला है, लेकिन वो तो जुडिशियल साइड के ऊपर। सर एक वन मोर कमेंट सर वेरी क्विकली, देखिए ये नहीं हो सकता, अब आपको याद हो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब इनिशियली आया था तो तब भी इस पे स्टे ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है, लेजिस्लेशन ये नहीं हो सकता, देखिए आने से पहले अच्छा, यू कांट पिक एंड चूज द लॉज यू लाइक एंड द लॉज यू डोंट। अभी हम जरा जो इमीडिएट तारीख है उसके ऊपर आएंगे ना, वो बन गया, उसके बाद उसके अंदर तरमीम होगी। वापस से ईरान साहब, ये अब मामला है कि जो जज साहिबान के अंदरूनी आइनी तशरीहाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उसको सियासी रंग देकर उस क्राइसिस को एक वाइडन किया जाता है। ये जज साहिबान के लिए जिस तरह वो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। ज़रा मैं उस पर रिफ्लेक्ट करवाना चाहूँगा, जब आप ये कहते हैं कि वाक़तन बाज़ जज जो हैं वो उस तरफ हैं और वो वहाँ से कहा जाता है बाज़ जज जो हैं उस तरफ हैं, सो बेसिकली जुडिशल मामलात को उलझाया जा रहा है सियासी तौर पर, योर टेक?
नहीं देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि ये बाज जज उधर है या बाज जज इधर। कमाल हो गया। कोई बात नहीं, कमाल तो बड़ा हो रहा है। देखिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं आप नहीं कमाल है, आप ये नहीं इन्होंने भी कमाल किया। आतिफ साहब का मानना है कि तुसी भी कमाल की थी, मैं भी कमाल की थी। बात तो सुनिए, मैं इसमें नहीं जाते। देखिए आपने बात की, देखिए जो आईनी चीजें होती हैं उनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं उनके आईनी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये इंटरनेट पार्टी कहती है नया जज जाएगा तो ये हुकूमत चली जाएगी, दैट्स योर स्टैंडर्ड स्टैंड। नहीं देखिए सुनिए मेरी बात को, देखिए और ऑफिशियल स्टैंड मुझे मेरा ख्याल है कि मैं 2014 की तरह एक्सप्लेन प्लीज थोड़ा हौसला सर, अब अपनी बात कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो तमाम चीज़ें देखें, इसकी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये कब लास्ट टाइम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, मुझे आप वो तारीख बता दें, ये सदीकी साहब बैठे हुए हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। पहले तो बड़ा मुझे याद है, हम भी देखा करते थे टीवी की स्क्रीनों पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के आधा घंटा अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो यहाँ पे बड़ी एक क़यामत बर्पा की जाती थी। अब 2.5 महीने हो चुके हैं 12 जुलाई के बाद। नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने तकरीर की थी जब यूसुफ गिलानी का मामला था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है अब, और उसमें अच्छा कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि एक जमात है उसको प्रोपोर्शनल जो सीटें मिली हैं, और ये इससे सारे जजेस ने एग्री किया कि जो फैसला था 12 जनवरी या 13 जनवरी का, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं ख़त्म किया था, बल्ले का निशान वापस दिया था। उसकी बुनियाद के ऊपर देखें ये सारा क्राइसिस किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमने नहीं देनी। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि आइन की स्पिरिट क्या थी। आइन की स्पिरिट ये थी कि जो पार्टी जिस हिसाब से सीटें जीतेगी, नशिस्तें जनरल इलेक्शन जीतेगी, उसी तनासिब से सीटें दी जाएगी। पार्टी जीतेगी तो तब ना, वो तो आज़ाद देखिए नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी। देखें वो तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, वो तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, हमने पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म नहीं किया था। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये बेहतर होता कि उस फैसले की उस मौके पे बेहतर इंटरप्रिटेशन हो जाती है, ये भी उन्होंने जजमेंट में लिखा है। तो कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ एक जमात को देखें, जितनी भी है, जब सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, इसका एक मकसद है, वो मकसद है कि जो अवाम है उनकी जो मंशा है उसको वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और मंशा अवाम ने दे दिया 8 फरवरी को, उस जमात को महरूम रख रहे हैं मैंडेट से। ये कौन सी बुनियादी टच स्टोन है जो 70 पेज की जजमेंट के अंदर बार बार इस्तेमाल हुआ, जिसको वो नाम देते हैं मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस। हम पाकिस्तान की जुडिशरी की तशरीहात से इस्तेफादा करते हैं, और हर 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, बाज़ औक़ात 2.5 महीने के बाद हमें नई तशरीहात सुनने को मिलती हैं। अब नई इस्तिलाही है कंप्लीट जस्टिस की, मौजूद है ये तसव्वुर जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में आज खूब हुआ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या पार्लिमान को ये मामला तय नहीं कर लेना चाहिए, जिस पार्टी के लोग हैं उन पार्टी के लोगों को उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाने दें, चलने दें, पार्लिमान को इसको हल करना चाहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क्यों जज साहिबान के ज़रिए हम सियासी मामला तय करना चाहते हैं? बिलाल साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये पार्लिमान के अंदर मामला तय हो जाना चाहिए था। बुनियादी उसूल तो वाज़ेह है, जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं अगर उन्होंने एफिडेविट दिए या नहीं दिए, PTI के वो लोग हैं, PTI के लोगों को PTI पार्लिमानी जमात आज ख़ुद बनाने की इजाज़त होनी चाहिए थी, उसी हिसाब से उनको सीटें भी मुख्तस हो जानी चाहिए थी। अब ये सारा मामला फैलता फैलता अदालत, बेंच बनाने वाली कमेटी, 8 जज एक तरफ, डाइसेंटिंग नोट्स, तो पार्लिमान इसको क्यों ना हल करें? बिल्कुल, अगर पार्लिमान ऐसा कर लेती तो बहुत से मसाइल हल हो जाते। माजी में भी ऐसे बहुत से मामलात हैं जो पार्लिमान के अंदर हल करने की बजाय, चूँकि इत्तफाक़ राय नहीं था, एक दूसरे से बातचीत ना करने का कल्चर था, तो वो फिर अदालतों में गए और मामले उलझ गए। उनका ख्याल था अदालतों में शायद हमें फ़ायदा होगा, लेकिन अदालतों में जब मामला जाता है तो फ़ायदा किसी का भी नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मामला है वो, अगर पार्लियामेंट ने भी फैसला कर लिया है, उसने भी एक कानून पास कर लिया है, तो क्या पार्लियामान के अंदर जो हिस्ब इख्तलाफ है वो उसे इत्तफाक कर लेगी? वो उसका इत्तफाक ना करे, क्या उसका एहतराम कर लेगी? वो तो नहीं करेगी, जाहिर है वो उसको चैलेंज करेगी अदालतों के अंदर। तो ये हमारी पोलराइजेशन और हमारे इख्तलाफात
उस नहज पे पहुंच गए हैं जहां हम हमेशा इस बात की तलाश में रहते हैं कि हम बातचीत की बजाय किसी और फरीक का सहारा लें और वो हमारे मामला तय करा दे। और ये बार बार का तजुर्बा ये बताता है कि वो फरीक कभी मामले हल नहीं कर पाता, मामले उससे उलझ जाते हैं। अब भी मैं समझता हूँ कि ये मौका है, इस मौके पे पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। तो अगर आप इस मौके पे इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये पार्लिमान का फैसला, देखिए मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि ये सारी जो नशिस्तें हैं रिजर्व सीट्स, इसका हक पीटीआई का है। मैं कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बाकी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन उन टेक्निकलिटीज़ का भी अपना एक मकाम है। मुसीबत यह है अब वो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, तो अब उस पार्लियामेंट के कानून को ये जो अदलिया है इसने तो अभी तक ओवरटर्न नहीं किया है। अगर ओवरटर्न कर देती तो फिर भी हम कहते कि ये फैसला मान लिया जाए। अब ओवरटर्न अगर नहीं किया है तो उसके ऊपर फिर पार्लियामान ही कोई फैसला कर सकती है, और पार्लियामान को अदलिया तो ओवरटर्न नहीं कर सकती इल्ला ये कि वो ये फैसला करे कि ये आइन से मुतज़ादिम था। लिहाजा मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ मुझे वैसे इसके ऊपर पार्लियामान इस बारे में फैसला करे। एक किस्सा याद आ गया जब भी होगा आपने जिस तरह बयान, फैसला जब भी होगा तो आपसे बातचीत करेंगे। जी आपने जिस तरह बयान फरमाया, एक जज साहब के सामने एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरा ये मुकदमा है। तो जज साहब ने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो दूसरा शख्स ने खड़ा, उसने कहा जी मेरा तो इसके बिल्कुल मुखालिफ मुकदमा है। उन्होंने कहा जी आप भी ठीक कह रहे हैं। तो तीसरा शख्स कह रहा है जी आप दोनों किस तरह ये ठीक कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप भी ठीक कह रहे हैं। तो बिलाल साहब आपने हमें वही बताया है कि अगर यूं नहीं है तो यूं हो जाएगा, अगर यूं नहीं है तो वो नहीं होगा, अगर उस तरह होगा तो वो भी ठीक होगा। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक मोरालिटी ऑफ लॉ है और एक वायबिलिटी ऑफ लॉ है। कानून तो बना दिया पार्लियामान कि इसका पार्लियामान में क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछे तो अगर आप पार्लियामान ने कानून बना दिया और स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया तो वायबल है या नहीं है, आपने इंप्लीमेंट भी तो करवाना है ना उसको। बिल्कुल, ये इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, इंप्लीमेंट तो करवाना है ना आपने। तो लेकिन ये है कि अगला स्टेप क्या, अभी रिव्यू पिटीशन में जाएगा वो तक? देखिए उसका प्रोसीजर तो है ना कि अब डिटेल रीजनिंग आ गई। इन्हीं जज साहबान ने ये कहा था कि जब डिटेल रीजनिंग आ जाए और छुट्टियों के बाद आप लगाएं इसको। लेकिन वो कमेटी ने फिर रिव्यू लगाना है। अब वो कमेटी ने कमेटी में तो सीनियर जज जो है, जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया था उधर ही आगे वो तो बैठ नहीं रहे, तो ये कमेटी काम कैसे करेगी? ऐसे तो कमेटी तो कायम है, कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूटेड है ना। आज भी उस कमेटी को रिकग्नाइज किया है उन्होंने और थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कमेटी के सामने मेरी ये रिजर्वेशंस रख दी जाए। ठीक है। अब वो उसमें बैठ के भी जो है, जैसे अभी अहमद बिलाल साहब कह रहे थे कि आपने डाइसेंट करना, आप बैठ के कर। अब जज साहबान का अपने बेंच में बैठते हैं तो इख्तलाफ होता है ना। हाँ, वो होती है कि वो रिक्यूज इस वजह से करता है कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब एक पार्लियामान का ना फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा इस वक्त, स्पीकर साहब का नहीं इंप्लीमेंट हो रहा ना। इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सारा मुल्क इस बहरान में लटका हुआ। सो व्हाई शुडंट पार्लियामेंट, आपसे पूछ रहा हूँ, टेक द इनिशिएटिव, इनसे इनकी सीटें इनके बंदे हैं, ये बनाएं आप पार्लिमानी ग्रुप, बैठे हमारे साथ और इन रिटर्न दे वुड से कि हम रिकग्नाइज करते हैं इस हुकूमत को, ये फॉर्म 47 वाली रट जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर ले जाएंगे। दैट्स द वे फॉरवर्ड। तो साहब गुजारिश ये सीटें इन्होंने भी नहीं मांगी थी यार। आप, मेरी गुजारिश है, हम ये समझते हैं कि वो जो जस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है वो इट इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग द लीगल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन एंड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। हमने रिव्यू पिटीशन इस पर दायर की हुई है और हम समझते हैं कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट से पहले भी, ये जो रिसेंट अमेंडमेंट है, इससे पहले भी जो मौजूद कानून और एक्ट थे आइन और कानून के मुताबिक, वो जजमेंट फील्ड नहीं होल्ड। आपको क्या फर्क पड़ता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास गुजारिश है, नहीं है गुजारिश इनके पास हो, ये गुजारिश फर्क ही नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि आइन और कानून क्या कहता है और उसके नतीजे में अब ये रिव्यू पिटीशन सॉ पे पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट वो भी नहीं लगा रही। उसके बाद आइन और कानून ये कहता है हिस्सा बकदरे जुस्सा, इनका जुस्सा सर दूसरी बात, उसके मुताबिक हिस्सा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर स्पीकर साहब ने जो लेटर लिखा है, मैं उसके सिर्फ 3 जुमले पढ़ना चाहता हूँ वेरी वेरी क्विकली।
उन्होंने ये कहा कि देखिए एज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज रेंडर्ड बेस्ड ऑन द लॉ प्रायर टू द एनैक्टमेंट ऑफ द अमेंडमेंट द सेड जजमेंट इज नाउ इनकेपेबल ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बिकॉज़ आपने इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाया है और उसके हवाले से नहीं, और मैं आपसे ये कह रहा हूं सर हमारे वो एसेंट प्रैक्टिस नहीं सर हमारी दो चीजें नहीं लॉ मेकिंग सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, तल साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मंसूर साहब ने इसको किया एक जजमेंट के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो से इसकी रेट्रोस्पेक्टिव बाकी तो मंसूर साहब जी बढ़िया गला मान रहे हो हम तो अभी भी मान रहे हैं। It is pertinent to mention here that the above is not only my view but in fact is the consistent jurisprudence of the honorable Supreme Court as well। ये retrospectivity के मुतालिक है, मगर retrospectivity के अलावा भी जो रिव्यू पिटिशंस अभी दायर हैं वो इस अमेंडमेंट से पहले की, हम उस बुनियाद के ऊपर भी समझते हैं कि वो गैर कानूनी एक फैसला है, मगर पकड़ेगा नहीं, मगर देखिए जी सुप्रीम कोर्ट, so what the Supreme Court should do is they should form a bench and they should entertain these review petitions। Okay। और देखिए इलेक्शन कमीशन का इंतजार करना होगा। सॉरी फाइनल जुमला इसका से इलेक्शन कमीशन के लिए भी जहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकद्दम है वहां पे मौजूदा लॉ भी मुकद्दम है, उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। हमने तो बड़ी कोशिश की कि आपकी इस जंजाल से जान छुटे, लेकिन बैठेंगे ये किन शराइत पे बैठेंगे, आप उनको हिस्सा दे दें तो शराइत वो खुद ही जी गो अहेड। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन तो उससे पहले डिफाई कर रहा था। मैं बार बार एक ओपन एंड शट केस था, ब्लैक एंड वाइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारी जो फैसला था उसकी आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है, फिर सारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसकी बस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव जाके इन्होंने मेलाफाइड इन्होंने सिर्फ पीटीआई को जो अवाम की मैंडेट की बात करते हैं। देखें जो तमाम चीज़ें ना ये सिर्फ एक चीज़ पे बेस करती हैं, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप उनके मैंडेट की इस तरह तोहीन करेंगे, पहले आपने 9 फरवरी को की है, उसके बाद आप रिपीटेडली आप ये चाह नहीं रहे कि जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया है, पहले आपने 9 फरवरी को उसकी तौहीन की, अब आप बार बार रिपीटेड जजमेंट आप कभी कोई कानून साजी कर लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव जाके कर लेते हैं सिर्फ डिफाइंस के ऊपर। मुझे बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने हम जो 39 बंदे थे, मैं चाहता हूँ एक उन्होंने 39 किए थे, एक उन्होंने 41 किए थे। 39 को उन्होंने रिकग्नाइज किया कि ये तो पीटीआई थे जिन्होंने टिकट जमा कराए थे, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में पीटीआई मेंशन किया हुआ था। मुझे बात बताएं कि एक दिन ये जजमेंट ये जो इन्होंने जो कानून साजी की है तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे जाके की है। हमें स्पीकर साहब ने किस स्टेज पे जाके पीटीआई का डिक्लेयर किया था, मुझे वो दिन बता दें। ये अभी स्पीकर साहब का लेटर पढ़ रहे थे, हमें इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया, फिर भी उन्होंने स्पाइट द फैक्ट कि कोई जजमेंट भी नहीं थी, सॉरी कोई कानून साजी भी इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हम 39 लोगों को भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। देखें बात सिर्फ इतनी है, ये बाकी सारी बातें हैं, हम वी आर मूविंग इन सर्कल्स। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो पीडीएम है, ये जो नून लीग है, ये पाकिस्तान के लोगों का जो मैंडेट है ये इसका कोई एहतराम नहीं करना चाहती, ना इन्होंने पहले किया ना ये अब करना चाह रहे हैं। सिंपल बात है। बाकी सिर्फ ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, जी फलाना हो गया टमकाना हो गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक्निकली इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ को कह रही है, मैं आपको बार बार याद करा रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ अगलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जब वो कह रहे थे कि लेटर लिखना है, आप ये कह रहे थे ना लेटर, कह रहे थे नहीं सदर को इम्यूनिटी हासिल है, तब तो बड़ा ये कहा जा रहा था कि जी वो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे कोई बंदा पार्लियामान भी खड़ी नहीं हो सकती। आज वही मैं देख रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को पॉलिटिकल जवाब देने। देखिए बात ये है सर, इनसे पूछा गया कोर्ट में आप एसआईसी के लिए सीटें मांग रहे हैं, एक तो एसआईसी के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनको उड़ा दिया फैसले में जो एसआईसी के साथ ज्यादती, आपको पार्टी बना दिया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो पार्टी नहीं है। इनके मेंबर्स ने कहा सर, इनके पार्लियामानी पार्टी भी नहीं, सर इनके मेंबर्स ने कोर्ट में जाके कहा कि हमने विलिंगली एसआईसी ज्वाइन की, हम एसआईसी के एमएनए से, अब हम बतौर एसआईसी आपसे सीटें मांग रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए होंगे, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। देखें वो मेरी बात सुने, वो कहां से मसला पैदा, उन्होंने कहा कि हमने तो पीटीआई को किया ही नहीं था, हमने एसएससी क्यों ज्वाइन की। मुझे बताएं ये लॉजिकल बात है कि हम सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करते हैं, कि पीटीआई के लिए सीटें मांगने क्यों ज्वाइन करते हैं। उन्हें जब हमें देखें, हमें इलेक्शन कमीशन ने जब क्यों मिस इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उन्होंने हमें आजाद क्यों दरवाजा नहीं खोल सकता, उन्होंने हमें आजाद क्यों किया। आज इन 70 पेजेस की चंद सत्रों के मुताबिक आपने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की थी जो वजूद ही नहीं रखती, और वो और एसआईसी जिसका नाम है, तो जिसके आप मेंबर बने रहे हैं। नहीं तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने हमें वो क्यों किया, हमें आजाद क्यों डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई तो पार्टी एग्जिस्ट करती थी, ये जजमेंट ने तो आजाद बनने के बाद आप फिर एसआईसी के मेंबर बन गए ना। नहीं लेकिन तो हमें इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल सिन क्या था, हमें इलेक्शन कमीशन ने हमें क्यों डिक्लेयर किया आजाद कैंडिडेट। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पीटीआई आपकी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही करवाया। नो 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 सर, वो बल्ले का निशान लिया था उन्होंने, एज ए पार्लियामानी पार्टी पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई थी। पार्लियामान के अंदर तो आप तभी आएंगे ना, आप सिंबल के साथ आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर होगी, जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, आप जजमेंट के अंदर देखिए जो ये जो फैसला है, जो डिटेल्ड ऑर्डर भी आ जाए, इसके ऊपर उस
केस उस जजमेंट के ऊपर भी ओपिनियन दिया गया है जिसके नतीजे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, जिसकी रिव्यू पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। ले लिया गया था, उसमें बात हो सकती है, लेकिन बात ये उन्होंने बताया है जी कि सिंबल लेने तक सिर्फ हमने उनको पनिश करना चाहिए। 75 साल में एक ही पार्टी का निशान लिया गया है, बाकी सारी पार्टी में उसमें भी उस डिटेल में जा नहीं रहा। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट। इलेक्शन से एक दिन पहले साहब, इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन टिकट सर, इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के एक दिन पहले, ये कौन सी जमहूरियत में होता है? इलेक्शन से एक दिन पहले, एक दिन पहले इलेक्शन से, और उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत। और देखिए जितते तुसी गए, लेकिन तुसी अपनी पार्टी से पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਦਾਸ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 बार गलत वाला क्यों करा रहे हैं? जरा बिलाल साहब के पास जाते हैं। बिलाल साहब जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। सो बुनियादी तौर पर अब मामला पार्लियामान तो पीछे हटने की नहीं है, तो स्पीकर साहब के लेटर ने वाजे कर दिया कि पार्लियामान कहाँ पे खड़ी है, कानून उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, स्टैंस उन्होंने ले लिया है। अब वाहद रास्ता ये रह जाता है कि रिव्यू पिटीशन जो हैं उनका फैसला हो और उसके अंदर इस मामले को किसी तरफ लगाया जाए। डू यू थिंक ये दिस इज द वे आउट? इट हैज़ टू गो बैक टू द कोर्ट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वहीं से इस फैसला आएगा। जी जाहिर है फैसले तो अदालतों में ही होते हैं। अगर पार्लियामान खुद कोई फैसला ना करे तो फिर जाहिर है कि उसके लिए एडजुडिकेशन के लिए तो अदालत के पास ही जाना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मामला जिस हद तक फैल गए हैं ना तलत साहब, माज़ा राय की जो कैफियत हमें अदालत में भी नज़र आती है, मुझे डर है कि शायद ये रिव्यू पिटीशन में फुल कोर्ट के सामने भी ये मामला शायद रिजॉल्व ना हो सके। जिस तरह आप देखें ना, कमेटी का मामला है, कमेटी में एक साथ वॉकआउट कर गए हैं, अब यही कमेटी बनाएगी ना, बेंच जो भी बनाएगी तो वो काबिल कबूल होगा। मुझे लगता है कि उसके अंदर क्या फिर अब वो एडहॉक जजेस भी बैठेंगे आइंदा जो इसके ऊपर रिव्यू के लिए बैठेगी, तो ये मामला मुझे लगता नहीं है कि किसी तरफ हल होता हुआ नजर आएगा। ये जिस तरह से इलेक्शन का फैसला हुआ था ना कि दबरदूस करके उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और अदालत कहती रह गई, मेरा ख्याल अब भी मामला वैसे ही होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन होगा ही। उसमें भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था, जजमेंट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं आपको, अगर अदालत के जाविये से आप देखें आगे क्या क्या हो सकता है इस बहरान में? रिव्यू पिटीशंस के लिए बेंच बन रहे हैं, रिव्यू पिटीशन सामने लगेंगी, क्या होगा? देखें, बात यह है कि रिव्यू पिटीशंस जो हैं वो 3 महीने से पेंडिंग पड़ी हैं, जो कि छुट्टियों की वजह से, और खुद रिव्यू पिटीशन है उस जजमेंट की जिसको पीटीआई कोर्ट करती है, ठीक है ना? ये 8 और अब डिटेल तफसीली फैसला ये आया है, डिटेल जजमेंट के ना आने की वजह से रिव्यू पिटीशन ये रीजन ठीक अब आ गया। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि 14 दिन के अंदर आपको एक दफा रिव्यू लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? देखिए, अब ये डिटेल जजमेंट आ गई है तो जाहिर है कुछ जज साहब, अब इसके अंदर एक और बात भी है तलत साहब, ये जो ही बल्ले के फैसले वाला जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें वो लिखते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ना इसके अंदर उसको ना देखा जाए। जाहिर है कि वो एक और बेंच के सामने सबजुडिस मैटर है, आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्शन एक्ट का रूल 94 है जो कि सियासी वाबस्तगियों से मुतालिक है, वो भी चैलेंज नहीं हुआ था, उसको भी अल्ट्रा वायरस करार दे दिया गया है। और मतलब आप ये देखें, रिव्यू पिटीशंस बहुत सारा कंट्राडिक्शंस हैं इस जजमेंट के अपने अंदर, तो इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन अभी बेंच बनना है ना जी। जाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो बनाएगी। इसमें एक बनने वाली कौन सी बात है, ये तो फिक्सेशन होगी, ठीक है, क्योंकि फुल कोर्ट है, रिव्यू वही जज सुनते हैं जिन्होंने फैसला दिया। बहुत तो जो आज तो इसमें फिक्सेशन की जस्टिस मंसूर साहब कहते हैं कि अगर कमेटी वैसे न हुई जैसे इस ऑर्डिनेंस से पहले थी तो उसका मामला जो है, सर उसके अंदर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के तो कोई मामला नहीं है ना, ठीक, उसमें वही 13 के 13 जज साहब बैठेंगे जो वहां, उसमें ये तो फिक्स होना है। आपकी जमात का मानना ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि हमने लॉ पास कर दिया उस लॉ दो चीजें नॉट जस्ट दैट, पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इटसेल्फ वी स्टिल कंसीडर इट फॉल्टी एंड देयर आर रिव्यू पिटीशंस पेंडिंग, ठीक, the court has to settle it, they should hear those arguments on this very important matter, and in addition to this ये नया कानून भी है जिसको भी इलेक्शन कमीशन ने देखना है, और हम समझते हैं, और ये जो कानून भी है ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम समझते हैं कि मौजूदा जो आइन और कानून थे उसी को हमने मजीद वज़ा किया था इसमें, तो ये भी मौजूद है और वो आपकी रिव्यू पिटीशंस भी मौजूद है। बिटवीन दीज टू वी होप दैट देयर इज अ करेक्शन। देखिए जी, मैं आखिरी बात ये करूँगा, देखें सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ द फाइनल आर्बिट्रेशन है,
देखिए हमने कहीं ना कहीं जाके मामला को, जैसे बिलाल साहब अभी कह रहे थे कि मामला हम मान ले जाएं जहाँ पे मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, देखिए पार्लियामेंट की अपनी अहमियत है, लेकिन जब कोई चीज़ डिस्प्यूट हो जाता है तो अल्टीमेट फिर अथॉरिटी है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जजेस पर मबनी है, सिर्फ 8 या 5 या 3 देखिए मेजॉरिटी का रूल है, देखिए मेजॉरिटी का रूल है दुनिया में। देखिए आपका मेरा अगर एक वोट भी ज्यादा है और मेरे अब आपका कोर्ट इतना चल रहा है ना मेजॉरिटी का, तो मेजॉरिटी तो कमेटी के अंदर जिसकी है फिर उसके मुताबिक बेंच बनेगी। ठीक है, देखिए मैं तो लेकिन चूज नहीं किया जाता। लेकिन देखिए मैं आपको ब्रॉडर प्रिंसिपल की बात बता रहा हूँ। देखिए हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ 3 को ये डिफाइंस नहीं करनी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 माह से सुप्रीम कोर्ट के साथ डिफाइंस, और वो सिर्फ एक ही इशू के ऊपर है। वो इशू सिर्फ और कोई मसला नहीं है, वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इसी इशू के ऊपर है कि भाई इस जमात को हमने इतनी सीटें हमने नहीं देनी। अगर वो मामला सॉल्व हो, अगर ये एसआईसी ना ज्वाइन करते, सर एसआईसी हमने क्यों जो है सर, बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इलेक्शन कमीशन को कह दिया। देखिए एक सेकंड, आखिरी बात है, मंसूर साहब 2 साल इलेक्शन ना करवाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है। देखिए एक पार्टी को आप बिल्कुल डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हम उसके जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जुडिशियल बॉडी है, और पार्लिमान और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल समेत उसके ऊपर किसी और कोर्ट के अहकामात मानना लाजम नहीं है। वो जुडिशियल बॉडी है, मैं आपको बता दूं ये। लेकिन आज इस तरह बात ये है कि ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है कि जो इंतखाबी उज़रदारियां पेंडिंग पड़ी हैं उसके ऊपर आप एक स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है। अब ये तो फिर कोर्ट ने खुद ही डिसाइड, आई हैव टू लीव इट, जो मामला था आपने डिस्कस ही नहीं किया, एक जनरल स्टेटमेंट। बदकिस्मती से इन बहरानों का आसान हल था, वो हमने मौका खो दिया, और अब ये बहरान फैलते चले जा रहे हैं, और बहराना का लफ्ज़ हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने लेटर में इसका जिक्र किया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।